हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपना डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एसेट 299 दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। तो व्हेन टू और मोर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका, ऑफ एन एंटिटी का, जब दो या उससे ज़्यादा, दो तो मिनिमम है, यानी कि दो या उससे ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंटेड किए गए हैं बाय द एंटिटी, एंटिटी करेगी उसको अपॉइंटेड टू द ऑडिट करने के लिए। अब इसके 299 के अंदर इसकी प्लानिंग एंड इसका रिस्क असेसमेंट इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट। तो प्लानिंग कैसा होगा, रिस्क असेसमेंट कैसा होगा इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर। पहले प्लानिंग के बारे में बताएंगे, फिर हम रिस्क असेसमेंट के बारे में बताएंगे किसके केस में, इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट। और सबसे पहले इंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर कहाँ से, फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिट फर्म, ईच फर्म से एक उनके की मेंबर्स आएंगे और एक एंगेजमेंट पार्टनर शुड भी इन्वॉल्व होने चाहिए इन प्लानिंग में। उसके बाद उनको डिस्कस करना चाहिए एंड डेवलप करना चाहिए क्या, एक जॉइंट ऑडिट प्लान। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, यानी कि उनको सबसे पहले तो इंगेजमेंट पार्टनर आया, अदर की मेंबर आया, वो शुड भी इन्वॉल्व होनी चाहिए इन प्लानिंग में। और वो आगे क्या करेंगे, जॉइंट ऑडिट प्लान को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड डेवलप करेंगे। ये जो प्लानिंग है इसमें इंक्लूड होंगे कुछ फैक्टर्स, अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी पड़ी होगी, उसके इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। एंटिटी ऑफ रिसोर्सेज सेम है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ बिल्कुल सेम है, टीम्स के एफर्ट बिल्कुल सेम है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है। यानी कि ये तो सारे के सारे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को जैसे इस्टेब्लिश कर देना वो वाले पॉइंट है, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ पॉइंट उठ के आएंगे। अब जो अलग है वो एक ही पॉइंट है, वो क्या है, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क और कॉमन ऑडिट एरिया। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क बता दिया, ये होगा डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया, एंड जो कॉमन ऑडिट एरिया रहेगा उसको बता दिया, दैट डिफाइंस करेगा। इससे क्या हो जाएगा, डिफाइंस हो जाएगा, सबका स्कोप पता लग जाएगा ना, किसके ऑडिटर की कहाँ तक रिस्पॉन्स है, तो स्कोप है। फिर आता है सर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स करो ऑफ इंगेजमेंट को, क्या करने के लिए, टू प्लान दी टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। फिर आता है कंसिडर करो एंड कम्युनिकेट करो अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स, क्या कौन से, जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं, यानी कोई भी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो टीम को डायरेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट, यानी कि टीम एफर्ट याद रखना बस। ये इसकी प्लानिंग। अब अपने ऊपर आओ, अब इसमें प्लानिंग तो हमने देख लिया, अब इसका रिस्क असेसमेंट भी था, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ जॉइंट ऑडिटर। बताओ रिस्क क्या होना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए एंड असेस करना चाहिए हर एक जॉइंट ऑडिटर को, हर एक जॉइंट ऑडिटर को। अब बताओ जॉइंट ऑडिटर है, अब ये डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, या तो यूनिट के बेसिस पर कर लो या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया के बेसिस पर कर लो। अगर ये भी नहीं होता तो एसेट्स एंड लायबिलिटी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बचता है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते थे, एंगेजमेंट पार्टनर आया, की मेंबर आए, उन्होंने इन्वॉल्व हुए प्लानिंग में, उन्होंने जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप करा। इसमें क्या क्या देखा उन्होंने, आइडेंटिफाई करा डिवीजन ऑफ वर्क क्या रहेगा, कॉमन ऑडिट एरिया क्या क्या रहेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देके, कंसिडर करें टीम्स के एफर्ट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और एंटिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है रोम नीड टू बी कंसिडर एंड असेस बाय ईच जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेट करना चाहिए अदर जॉइंट ऑडिटर्स को भी। फिर आता है डिवीजन ऑफ वर्क इज़ मस्ट, ये मस्ट है, यानी कि कंपलसरी है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसके बेसिस पे हो सकता है, यूनिट के बेसिस पे या फिर स्पेसिफिक एरिया के बेसिस पे। अगर ये भी नहीं अवेलेबल है तो एसेट से लायबिलिटी के बेसिस पे बांट लो, या फिर इनकम या एक्सपेंडिचर के बेसिस पे भी आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं। या उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, किसका डॉक्यूमेंटेशन, वर्क अलॉटेड, यानी कि जो आपने वर्क अलॉट करते हो ना आपस में, उस वर्क अलोकेशन का आपस में क्या होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले जी आप डिस्कस करोगे एंड उसके बाद ये तो डॉक्यूमेंट करोगे। तो डिस्कस कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए किसके, जो भी कॉमन ऑडिट एरिया, यानी कि कॉमन एंड स्पेसिफिक एरिया है आपके। अब इसके साथ में आप डिवीजन ऑफ वर्क भी बता देना, कैन बी बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर रहा है। तो मैं आपको एक मिनट सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए किसका, ऑफ वर्क जो अलॉटेड हुआ है, डिस्कस होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो भी कॉमन एंड स्पेसिफिक एरिया है। इसके केस में एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए या फिर MRL, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर। अब एक चीज़ समझो, हमने डिवीजन ऑफ वर्क तो बता दिया यूनिट और स्पेसिफिक बेसिस पे। अब ये होता क्यों है, नीचे लिखा हुआ है, हमें कन्फ्यूजन हटाना है और डिस्प्यूट हटाना है। एलोकेशन, सबके वर्क एलोकेशन हो जाएगा ना, तो उससे डिस्प्यूट हट जाएगा और कन्फ्यूजन हट जाएगा बीच में से। एंड गाइस, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मार्क कर लेना MCQ के लिए, साइंड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, यानी कि जितने भी जॉइंट ऑडिटर हैं वो सबके सब इसको क्या करते हैं, वर्क अलोकेट जो उनको हुआ है वो साइन भी उसमें करते हैं, यानी कि हाँ मैंने एक वर्क को एक्सेप्टेंस कर लिया एक तरीके से वर्क का, तो ये साइन भी बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर। फिर आता है सेपरेट एंड स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग जॉइंट ऑडिटर। ईच जॉइंट ऑडिटर
शेल रिस्पॉन्सिबल ओनली किसके के लिए, फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन। प्लानिंग के लिए कभी भी मतलब प्लानिंग के लिए ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल, अगली बात में वही लिखी है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पढ़ेंगे पर इतनी सी बात अभी समझ लेना। तो सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जॉइंट ऑडिटर सिर्फ उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली जो वर्क उसको अलोकेट हुआ है एंड उस वर्क की प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब आता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जितने भी जॉइंट ऑडिटर जॉइंट ऑडिट फर्म्स हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि कोई भी नहीं बच सकता, सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो देखिए ज़रा, जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द फॉलोइंग के लिए, जो वर्क अलोकेट नहीं हुआ है, वर्क अलोकेट नहीं हुआ तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लाई कर जाए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के साथ में और एसएस के साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के साथ में कंप्लाई कर जाए, वो सब लिख कर दिया है। तो वर्क जो डिवाइडेड नहीं हुआ सब रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिट रिपोर्ट जो है, अच्छा अपना पहले देखें, जो हमारी रिपोर्ट है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और एसएस की रिक्वायरमेंट के साथ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट यानी कि एप्लीकेबल एफआरएफ के साथ में कंप्लाई कर जाए। प्लानिंग के लिए ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट अभी इसका आगे रेफरेंस है, ओवरऑल नोट वो पढ़ लेना, बस इतना याद रखना। प्लानिंग के लिए ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर आता है कोई भी ऐसा मैटर जो ब्रॉट टू द नोटिस लाया गया था किसी भी बाय वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट, लेकिन सबने उसके ऊपर एग्री कर लिया था। कोई भी ऐसा मैटर जो ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम, किसी ने भी अगर सबके नोटिस में ला दिया था और उसके पीस में उसके बाद उसके ऊपर क्या किया था, एग्रीमेंट भी आ गया था, उसके ऊपर भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद आता है देखो, इन केस ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया वाइल प्लानिंग, मैं आपको छोटे से उसमें समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक सब ने आए और प्लानिंग करी, इसके बाद में सबको अपना अपना वर्क एलोकेटेड हो गया, यानी कि यहाँ तक इसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो ये जो प्लानिंग वाला फेज़ है, इस प्लानिंग के लिए तो ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो इनका एग्जीक्यूशन फेज़ होगा ना, जो इनका एग्जीक्यूशन जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके लिए यानी कि वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे। वही मैंने आपको यहाँ समझाया था, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है और ओनली वर्क जो उनको एलोकेट हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न जॉइंट ऑडिटर। फिर आता है ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। तो देखो, जनरली जो जॉइंट ऑडिटर होते हैं ना, वो एक इशू करते हैं कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। हाउएवर अगर किसी को डिसएग्रीमेंट लग रहा है तो वो सेपरेट भी भेज सकता है, आंसर जस्ट बिल्कुल भेज सकता है, पर ध्यान रखना हर एक की रिपोर्ट में एक ईओएम का पैराग्राफ आ जाएगा। अगर डिसएग्रीमेंट रहा है तो सेपरेट रिपोर्ट भेज सकते हैं, क्या आंसर जस्ट बिल्कुल भेज सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट दिस मैटर शुड बी इंक्लूडेड इन ओएम पैराग्राफ। मतलब कौन से में, ओएम पैराग्राफ में, ईओएम नहीं ओएम पैराग्राफ फॉर ऑल रिपोर्ट्स। लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल, सब सारी रिपोर्ट में आएगा नाम, ओएम पैराग्राफ सबकी रिपोर्ट में आएगा। अब अगर कोई डिवीज़न थी या ब्रांच थी, बाय ऑडिट की गई थी बाय वन ऑफ द ऑडिटर, देन अदर जॉइंट ऑडिटर्स आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम कर लेना कि उसने ब्रांच ने कंप्लाई करा है लॉज एंड रेगुलेशन के साथ में। इस पॉइंट को इसके साथ में पढ़ना, जॉइंट ऑडिटर्स आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ईच ऑडिटर हैज़ कैरिड आउट देयर पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क इन कंप्लाइंस ऑफ एसएस के हिसाब से करा है। तो नो नीड टू रिव्यू ईच अदर वर्क, यानी कि अदर एक दूसरे के काम को देखने की कोई जरूरत, रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और वैसे आपने पढ़ा होगा जो हमारा ब्रांच ऑडिटर होता है वो सीए ही हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी एक केस था कि अगर कोई ब्रांच है वो बाहर की ब्रांच है तो वहाँ के हिसाब से जो अकाउंटेंट एप्लीकेबल होगा, वहाँ के हिसाब से जो भी अकाउंटेंट एप्लीकेबल होगा जो ऑडिट करने के लिए लाइबल होगा, लाइबल नहीं बोल सकते हैं ना, कॉम्पिटेंस रखता होगा ऑडिट करने की, या फिर जो भी बाहर का अकाउंटेंट होगा उसके हिसाब से अगर उसने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाकर दे दी तो तब उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि यहाँ सीए ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन के केस में हो सकता है, लेकिन ब्रांच ऑडिटर इंडिया में तो क्या होगा, सीए ही होगा। चलिए, ये थी आपकी रिव्यू रिपोर्ट। अब अच्छा, अगर कोई जॉइंट ऑडिटर है उसको कोई भी ऐसा मैटर लगता है जिसको कोई भी ऐसा मैटर मिलता है जो उसको उसके हिसाब से अदर ऑडिटर के वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्या बोला, अगर जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस करता है किसी भी ऐसे मैटर के लिए जो कि सिग्निफिकेंट है अदर ऑडिटर्स के वर्क के लिए, तो वो उसको अटेंशन में लेकर आएगा उसकी।
शैल कम्युनिकेट करना चाहिए। किस में होगा? इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। अब अगर कोई जॉइंट ऑडिटर है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑफ वर्क अलोकेटेड टू दैम एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअली। ये सब तो बात वही लिखी हुई है, रिपीटेशन है पूरा का पूरा। अब ये आता है इफ़ जॉइंट ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है मॉडिफाई द ओपिनियन, द ऑडिटर शाल कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG को विद प्रपोज्ड वर्डिंग, यानी क्या क्या उसकी वर्डिंग्स रहेगी ऑफ मॉडिफिकेशन कंप्लाई विद SA 705। अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि 706 बिल्कुल सेम लैंग्वेज में भी आ जाएगी, सेम प्रोसीजर्स में फॉलो कर लेगा। ये तो आपका छोटा सा हिस्सा था, बस में थोड़े थोड़े से पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो तो यही थे कि यूनिट के बेसिस पे हो सकता है। एंड फिर था इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, इसका ये वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे होता है। प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हर कोई होता है, ठीक है। एक अगर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो जो वर्क अलोकेट होता है जॉइंट ऑडिटर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन प्लानिंग के लिए होगा और एग्जीक्यूशन के लिए वो इंडिविजुअली लायबल होगा। एग्जीक्यूशन के लिए वो इंडिविजुअली लायबल होगा। ऑडिट रिपोर्टिंग में ये था कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, अगर वो कोई सेपरेट रिपोर्ट देना चाहता है, पहला तो यही MCQ, हाँ बिल्कुल दे सकता है, पर लेकिन OM पैराग्राफ में हर एक की रिपोर्ट में आएगा, फॉर ऑल रिपोर्ट्स हर एक की रिपोर्ट में आएगा। बिफोर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन इंक्लूडिंग अ मैटर अंडर OM पैराग्राफ ऑडिटर शुड कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG को। बस इतना होगा, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए बिफोर, बस याद रखना बिफोर मॉडिफाइंग द ओपिनियन या फिर इंक्लूड अ मैटर अंडर OM या OM पैराग्राफ में अगर डालना चाहे उससे पहले कम्युनिकेट जरूर कर देना। ये था आपका essay नंबर 299। तो बताना कैसा लगा जरूर। थैंक यू सो मच।